जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है और सीबीएसई क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर आपके सामने है। सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम शो कर दी है कि भाई क्या मार्किंग स्कीम है। देखिए 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए फर्स्ट टर्म का पेपर तो एमसीक्यू वाला था, लेकिन सेकंड टर्म का पेपर 2 घंटे का पेपर है। ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला पेपर है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स, 1 मार्क्स तो नहीं है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो सामने दिखाई दे रहा है। देखिए सेक्शन ए है जिसमें 7 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी है 5 में से 3 करने हैं जो 3 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी है जिसमें 4 में से 3 करने हैं, 4 4 मार्क्स के हैं। चलिए बारी बारी से करते हैं, समझते हुए जितना पॉसिबल होगा मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के 2 बेनिफिट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए आप अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या होता है, पहले तो आप इमेज से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर अर्ध मत्स्येंद्रासन है क्या। देखिए आप देख पा रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन ट्विस्टेड पोज है। क्या है ये? ट्विस्टेड पोज, स्पाइनल हाफ ट्विस्ट। तो देखिए योगा में आपको पता है जिस अंग पर ट्विस्ट होता है, जिस अंग पे फोर्स लगता है, जिस अंग पे आप थोड़ा सा महसूस करेंगे दबाव, वो अंग एक्टिवेट होता है। सीधी सी बात है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट है ये, तो रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ रहा है और लीवर, पेनक्रियाज और अंदरूनी जो भी स्टमक के आसपास का जो भी एरिया है वो सभी प्रेशर, उन सभी पे प्रेशर पड़ता है। तो वो उन सभी से रिलेटेड फायदे होते हैं हमें। तो अब देखिए सीबीएसई ने आंसर भी इसके साथ रिलीज की है। आप देखिए अर्ध मत्स्येंद्रासन की बात करें अगर हम, क्या है? इट लूजेस एक्स्ट्रा फैट एंड मेक्स द बॉडी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग। देखिए फैट को लूज करने में और बॉडी को ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। अब देखिए मैंने आपको कहा ये लीवर, स्प्लीन और पेनक्रियाज तीनों को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इन तीनों पर प्रेशर पड़ रहा है तो तीनों को एक्टिवेट करेगा। डाइजेशन अच्छा करेगा, आपका ब्लड सप्लाई, स्प्लीन हेल्प करता है उसमें, उसमें मदद करेगा, वो अच्छा करेगा। पेनक्रियाज अच्छा है तो भी डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, सांस अच्छी आती है। इट स्ट्रेंथन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड बैक मसल्स, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। पीठ की मांसपेशी, कमर की मांसपेशी को मजबूत करने में मदद करता है। बैक पेन से आराम देने में मदद करता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये देखो लिखा है, इट ग्लोरीफाइज द फेस एंड कीप्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन कंट्रोल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जहाँ भी प्रेशर पड़ता है उसके आसपास के एरिया के नर्व्स को रीजनरेट करता है, उत्तेजित करता है, नया जैसा करता है। इट हील्स बैक पेन, स्ट्रेस एंड हेडेक, कमर के दर्द को ठीक करने में मदद करता है, हेडेक ठीक करने में मदद करता है। एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जो लोग डायबिटीज़ से परेशान है। देखो मैंने कहा ना, लीवर, पेनक्रियाज वगैरह को ठीक करने में मदद करता है। सारे के सारे योग अब देखो योगा के सारे आसन अभी लोग एक्सरसाइज वगैरह में यूज करते हैं, पहले भी यूज करते हैं। देखो कोई ऐसा आसन नहीं है जो कि योग में एज अ एक्सरसाइज यूज ना हो रहा हो, मतलब किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो रही हो उसमें एज अ एक्सरसाइज यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग के तौर पर यूज करते हैं। तो ये सभी के सभी आसन लाइफ स्टाइल डिजीज दूर करने में मदद करते हैं। बीपी, डायबिटीज, लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब आप किस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। खाना मतलब फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या फिर टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, सब लाइफ स्टाइल के कारण होने वाली डिजीज़। जैसे हाँ मैंने बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, है ना। कोई स्मोकिंग ज़्यादा करता है वो भी उसकी लाइफ स्टाइल हो गई। लंग्स पे प्रभाव पड़ रहा है तो पहले तो स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो भी लंग्स में जो भी नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए आप प्राणायाम और यौगिक आसन वगैरह फॉलो कर सकते हैं, तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ ठीक हो जाएगी उससे। ठीक है, अगला देखिए, डिफाइन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है
वो स्ट्रेंथ जो आपकी बिल्कुल झटके से सारा पावर लगा देना, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या है? विस्फोटक, धमाकेदार। देखो आप पटाखे फोड़ते हैं, सूतली तोड़ बम है, उस बम को खोल दीजिए, उसका सारा बारूद निकाल के कागज पे रख लीजिए, उसके बाद आग लगाइए, उसमें जलेगा, है ना? मतलब रोशनी और चिंगारी के साथ जलेगा लेकिन धमाका नहीं देगा, है ना? वही सारा बारूद सूतली वाले बम में लिपटा हुआ है पूरा, और जब आग लगाते हैं और जब वो बारूद उस सूतली को तोड़ के फाड़ के बाहर आने की कोशिश करता है तो अपनी सारी की सारी ताकत एक झटके में लगा देता है, जिससे देखो धमाका, आवाज, फोर्स ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो वो एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक। तो यहाँ भी हमारे शरीर में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का मतलब है विस्फोटक शक्ति, विस्फोटक ताकत। और विस्फोटक ताकत, जैसे ये पंच है, मैं ऐसे लाके ऐसे हाथ पे लगा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल पावर है मेरी, मतलब इतनी ताकत तो है मेरे हाथों में कि मैं अपना हाथ हिला करके यहाँ तक ला रहा हूँ, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ तो है। लेकिन यही जब मैं ऐसे करूँगा, दिस इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब एक झटके में बहुत अधिक, मैक्सिमम आप अपनी पावर लगा सके, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। और देखो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ यूज हो रही है, उसके कुछ एग्जाम्पल लिखने को बोले हैं, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, ठीक है ना? ये देखिए, कोई दौड़ के आता है और कूदता है, ऐसे लॉन्ग जंप लेता है, तो सारी की सारी ताकत समेट के एक झटके में अपने आप को आगे पहुंचा देता है ना? एक्सप्लोजिव पावर। हाई जंप है, सारी ताकत लगा के ऊपर कूद रहा है। ट्रिपल जंप है, 3 बार कूद रहा है, तो सब एक्सप्लोजिव पावर लग रहा है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करना, वॉलीबॉल में कूद के स्मैश मारते हैं, तो जो नेट तक ऊंचाई तक कूदते हैं तो कूदते समय पावर लगाते हैं, दैट इज क्या है? ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है आपके पैरों की, है ना? बास्केटबॉल में कूदते हैं, मतलब समझ रहे हो आप? एक्सप्लोजिव पावर मतलब एक झटके में सारी ताकत लगा देना। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जैसे अब देखो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या होता है, देख लो आप, ये देखो, ये देखो, एक जगह खड़े हैं, दोनों पैर समेटा और पूरी जान से आगे अपने आप को कूद गए, दैट इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक झटके में सारी ताकत लगा दी। ये सभी एक्सप्लोजिव पावर्स के उदाहरण हैं, ठीक है? सुपरमैन पुशअप करते हैं, ये देखो ये रहा, ये एक्सप्लोजिव पावर का उदाहरण है। पुशअप लगाते लगाते उछल गए, क्लैपिंग कर ली, फिर पुशअप लगा रहे हैं, फिर हाथ ऐसे कर लिए, नए नए तरीकों से जंप कर करके करते हैं, सब क्या है? एक्सप्लोजिव पावर के उदाहरण है। अगला क्या है? डिफाइन पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं? पर्सनैलिटी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा लुक, क्या पर्सनालिटी अगले की, क्या दिखाई दे रहा है, क्या लगता है, ओए क्या पर्सनालिटी है इसकी। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है लुक, है ना? अब वो कैसे आप जज कर रहे हैं? उसकी लंबाई से, वो कितना हेल्दी है, चौड़ा है, मतलब कितना कितना मस्कुलर है, उससे, उसकी फेस कट कितनी बढ़िया है, उसके हेयर स्टाइल कितने बढ़िया हैं, है ना? किस, ये सभी चीज़ें आप जज कर, मतलब देख करके आप जज करते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ उसके लुक से नहीं आती। पर्सनैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। पर्सनैलिटी छोटे 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 सारे बिहेवियर और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है। देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू बिगी एंड हंट, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी रेफर्स टू द होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक व्यक्ति का सारा बिहेवियरल पैटर्न, मतलब वो क्या व्यवहार करेगा और क्या उसका चरित्र है, मतलब कौन सी सिचुएशन में कैसे डील करेगा, कब झगड़ने का समय है, कब शांत रहने का समय है, कब मतलब किसी को प्यार करने का समय है, बच्चे को कैसे डील करना है, बूढ़े को कैसे डील करना है, मीटिंग में है वहाँ कैसे डील करना है, समाज में 4 लोगों के बीच में बैठे हैं वहाँ कैसे डील करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ मिला के पर्सनैलिटी बनती है, पूरा बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए वैलेंटीन के हिसाब से क्या है? पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ टोटल इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो सारी विशेषताएं जो आपने इनहेरिट की हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, सबसे इनहेरिट की हैं, और जो अपने समाज में एक्वायर की हैं, वो सब मिलके आपकी बनेगी पर्सनैलिटी।
भाई घर में बहुत ही अच्छा माहौल है सबसे प्यार से बात करते हैं, आप करके बात करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी में घुस जाएगा। आप घर में माहौल है ऐसा, हमेशा झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज चलती है, दोस्तों के बीच में पीर ग्रुप में आप ऐसे बैठे हैं जहाँ बात बात पे गाली दे के बात करते हैं, लड़कियां हैं उस पर कमेंट कस देते हैं, टोंट मार देते हैं, तो ये धीरे धीरे पर्सनैलिटी में घुस जाएगा और वो पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी बुराई ही गेन कर लेते हैं, पर बुरा जल्दी गेन करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बुरे माहौल में रहते हैं उसके बाद ही बुरा नहीं गेन पाते। मतलब जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कही सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत कुछ भुजंग। जो अच्छी प्रकृति का होता है उसकी बुरी संगति कुछ नहीं कर पाती। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले जहरीले सांप, सबसे जहरीले सांप, लेकिन चंदन के पेड़ को कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी होता है समाज में, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि आप जो देखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वो समाज से सीखते हैं और वही आपके बिहेवियर में घुस जाता है, वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। समझे? तो पर्सनैलिटी डिपेंड्स अपॉन द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, जो आपने इनहेरिट किया है वो। ठीक है। हाँ, सिगमंड फ्रॉड के हिसाब से क्या है, पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक थॉट, उसकी खुद की यूनिक विशेषताएं जो दिमाग में हैं, उसकी यूनिक फीलिंग, यूनिक बिहेवियर, जो कि टाइम टू टाइम डिफरेंट सिचुएशंस पे आती रहती हैं। अब देखो, मैंने अभी बताया ना, हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है टैकल करने का, और हम उसको उसी हिसाब से पहचान जाते हैं। हमें पता है, हम कहेंगे ना, अरे नहीं भाई इसने नहीं करा हुआ ये काम, यार वो कर ही नहीं सकता, भाई मैं मान ही नहीं सकता कि उसने ये काम करा हो। कहते हो ना आप अपने किसी दोस्त के लिए जिसको बहुत अच्छे से जानते हो, कहोगे ना, अगर उसके उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाया गया, उसकी कोई बात ऐसी गई, तुम कहोगे ना भाई मान ही नहीं सकता कि उसने ऐसा काम करा होगा। तो क्या है ये उसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है। यूंग के हिसाब से क्या है, पर्सनैलिटी इज द टोटलिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ गिवन टेंडेंसी सिस्टम इंटरैक्टिंग विद अ सीक्वेंस ऑफ सिचुएशंस। मतलब सारी बात वही है जो मैंने आपको एक मोटे मोटे तौर पे बताई, वही है सबका, बस अपने अपने लाइनों में लिख दिया इन्होंने। क्या कह रहा है यूंग कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा ये इंडिविजुअल, ये उसकी पर्सनैलिटी है। ये व्यक्ति इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, ये उसकी पर्सनैलिटी है। समझे? बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ गिवन टेंडेंसी सिस्टम, हमेशा उसकी सेम टेंडेंसी रहेगी हर सिचुएशन, उस सिचुएशन को डील करने की। आरबी कैटल के हिसाब से क्या है, पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, आरबी कैटल के हिसाब से। मैंने अभी समझाया ना, अपने दोस्त के लिए कहेंगे ना आपको, भाई ये नहीं कर सकता, मैं मानूंगा नहीं उसने वो काम करा हो। पर्सनैलिटी। समझे? क्या है यहाँ, अलग अलग डेफिनेशंस बहुत लोगों ने दी हुई है। ठीक है। मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा कैसे देते हैं। अब देखो, मोटिवेशन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, पर चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। सेज के हिसाब से क्या है मोटिवेशन, द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। किसी लक्ष्य को पा लेने की जो जी तोड़ मेहनत लगातार करते रहते हैं ना, दैट इज मोटिवेशन। मतलब इच्छा, ड्राइव माने इच्छा, टू स्ट्राइव मतलब कठिन परिश्रम करके उस लक्ष्य को पा लेने की इच्छा, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन मतलब देखो, बहुतों के बहुत मीनिंग है, मैंने आपको बताया। देखो, क्रूक्स एंड स्टीन के हिसाब से है, एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज यू, हर वो कंडीशन जो आपको एनर्जाइज कर दे, मोटिवेशन है। कुछ लोग पैसे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये काम करना है, इनाम के लिए करना है, भाई इसकी प्राइज मनी 1 लाख है, मुझे ये किसी हाल में पाना ही पाना है, इसकी प्राइज मनी है, ये मुझे हर हाल में पाना है। या फिर फेम के लिए, नाम के लिए, कि नहीं भाई ये जीतूंगा तो मेरा नाम होगा, मेरा रुतबा होगा, मुझे ये काम करना ही करना है। या फिर भाई कई बार होता है ना, सुंदरता के लिए, स्वाद के लिए, किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन आ सकता है। दिमाग पर प्रेशर हो कि नहीं मुझे अपने बच्चे पालने हैं, तो मोटिवेशन हो सकता है। मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे काम करना है, दिन रात मेहनत कर रहा होता है, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 8 घंटे का ओवर टाइम पेल रहा होता है व्यक्ति। क्या है ये? मोटिवेशन ही तो है। किसी भी चीज़ का मोटिवेशन हो सकता है। घर में कोई बीमार हो, उसका इलाज करने के लिए पैसे चाहिए, मोटिवेशन है, दिमाग में काम कर रहा है इंसान। मोटिवेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, खेल में प्राइज मनी के लिए हो सकता है ना, नाम के लिए हो सकता है, पहचान के लिए, रुतबे के लिए हो सकता है ना,
लड़की के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है मोटिवेशन। चलिए अगला क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SPD एंड ASD। ये डिसऑर्डर्स होते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक डिसऑर्डर्स हैं। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आगे आगे आएगा तो पढ़ेंगे, और या फिर जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे। फुल फॉर्म पूछिए, फुल फॉर्म बताया मैंने। लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब व्यायाम करते हैं तो क्या क्या बदलाव। तो देखो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होता है शरीर पे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है शरीर पे। शॉर्ट टर्म इफेक्ट का मतलब छोटे समय के लिए जो बदलाव आते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब जब साल 2 साल 3 साल 5 साल लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं तब जो शरीर में बदलाव आते हैं। तो बहुत सारे बदलाव हैं, मैं आपको तुरंत ही एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो जब हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, मसल्स वार्म हो जाते हैं सारे, शरीर में ब्लड का सप्लाई तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी ब्रीथ रेट बढ़ जाती है, सांस ज़्यादा तेज 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 लेने लगते हैं आप, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ऑक्सीजन सप्लाई तेज हो जाती है शरीर के अंदर जब हम सांस तेज लेने लगते हैं। तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर सारा गर्म हो जाता है हमारा, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। जब हम बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे दिल का साइज बड़ा हो जाता है। जो काम एक व्यक्ति का, एक आम व्यक्ति का हृदय 70 बार धड़क के कर सकता है, वो एक बढ़िया लंबे समय तक ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति का 40 बार 45 बार धड़क के ही कर सकता है, 45-50 बार ही धड़क के कर सकता है। आम आदमी से कम धड़कन में ही उसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिल का साइज बड़ा हो गया है, शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है। पहले 4.5-5 पहले 5.5 लीटर खून शरीर में हुआ करता था, अब ट्रेनिंग कर रहा है 2 साल से, अब उसके शरीर में 6 लीटर 6.25 लीटर खून नॉर्मली रहता है। तो शरीर के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो भाई जो काम ज़्यादा बार धड़कन में हो सकता था वो कम धड़कन में ही हो जाता है। हड्डियाँ धीरे धीरे डेंस हो जाती हैं, हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है, हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाती हैं, मसल्स का साइज बढ़ जाता है, बॉडी का लुक चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करने के कारण होती है। वही सब कुछ आंसर की में CBSE ने दिया है। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल, समझे, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मसल, मांसपेशियों की ताकत में बदलाव, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, मांसपेशियों का तालमेल, जो सोचो वही करे आपका शरीर। इसके लिए भी देखो, मतलब एक मैं रेगुलर बॉक्सिंग कर रहा हूँ मान के चलो, तो मेरी मेरी जो कैपेसिटी होगी डॉज करके मार देने की, वो एक आम आदमी ज़्यादा बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही सोचूंगा कि मुझे दिखाना इधर है मारना इधर है, मैं कर सकता हूँ। आम आदमी उतना तेजी से नहीं कर सकता, उतनी तेजी से अपने आप को बचा नहीं सकता जो नॉर्मली ट्रेनिंग में नहीं है। तो ट्रेनिंग करने से ये सुधरता है, एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़िया हो जाता है, शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बोन्स और जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाता है, यानी कि अच्छी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर की ताकत बढ़ जाती है, मसल्स का साइज बढ़ जाता है, यही सब चीज़ें हैं। फिर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक मेथड एंड इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी। आइसोटोनिक मेथड, अब देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैं बोल भी रहा हूँ ना तो ये मेरा वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, जिसके कारण आवाज़ निकल रही है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो मेरे हाथ भी उठाने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, समझे। तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, वैसे तो 3 तरीके का होता है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, पर हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक की। तो आइसोटोनिक मतलब वो जिसमें जब हम एक्सरसाइज कर रहे हों तो हमारे मसल्स का साइज बढ़े भी और घटे भी, मसल्स का साइज बढ़े भी और घटे भी। अभी हो रहा है, मैं डंबल से ऐसे डंबल लेके कर रहा हूं तो मेरे मसल्स का साइज बढ़ता है घटता है, आइसोटोनिक, समझे। आइसोमेट्रिक वो जिसमें मसल्स का साइज फिक्स हो जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, प्लैंक। अगर कोई व्यक्ति प्लैंक करता है, प्लैंक कभी किया है? प्लैंक नहीं किया तो मैं दिखा देता हूं, किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये प्लैंक कर रहे हैं। जब प्लैंक करते हैं तो हाथों की मसल्स का साइज फिक्स हो गया, पेट के मसल्स का साइज, पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, एक फिक्स मसल होकर के प्रेशर पड़ रहा है, तो ये आइसोमेट्रिक है। आइसोटोनिक जिसमें रेगुलर चेंज होता रहता है मसल का साइज, और आइसोमेट्रिक जिसमें मसल का साइज चेंज नहीं होता, जो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो दोनों ही स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए होते हैं,
एक स्टैटिक स्ट्रेंथ के लिए है, एक डायनेमिक स्ट्रेंथ के लिए। पर हम बात करेंगे किसकी, आइसोटोनिक की। तो आइसोटोनिक डायनेमिक स्ट्रेंथ के लिए है। किसने डेवलप किया था आइसोटोनिक मेथड? डी लॉरेन ने 1954 में, 1954 में, समझे, डी लॉरेन ने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था। और किस लिए उपयोग होता है? स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। देखो लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज फॉल अंडर दिस कैटेगरी यूज्ड टू डेवलप स्ट्रेंथ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मेंशन एनी टू सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ एडीएचडी। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एक शब्द में कहूं, चंचलता। जो शरारती बच्चे होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, जिनका मन नहीं लगता एक जगह काम में, दैट इज एडीएचडी। देखो क्या होता है एडीएचडी में, देखो वो डेली लाइफ स्टाइल एक्टिविटी आसानी से कर नहीं पाते, बार बार काम का रूटीन भूल जाते हैं, एक काम शुरू करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा, उसे छोड़ के दूसरा शुरू करेंगे, उसमें मन नहीं लगेगा, उसे छोड़ के तीसरा शुरू करेंगे, सारे काम फैला के छोड़ देंगे, समझे। दिन में ही बैठे बैठे ही सपने देखने लगते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी कर नहीं सकते वो जिसमें बैठ के तसल्ली से काम करना हो, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा उनका। आसानी से वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में बहुत कमज़ोर होते हैं वो, समझे। मतलब मन ही नहीं लगेगा उनका किसी किसी काम में, तो कैसे करेंगे, है ना। आराम करते हुए दिखेंगे नहीं आपको, इधर उधर हमेशा घूमते भटकते दूसरों को परेशान करते हुए नजर आएंगे। अपने इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं रहता, कंसंट्रेशन तो कर ही नहीं पाते वो, ठीक है। एडल्ट्स की बात करें तो वो हमेशा, बड़े लोग की बात करें तो हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा इम्पल्सिव रहते हैं। इम्पल्सिव का मतलब है कि हड़बड़ी में हमेशा आगे बिना आगे का सोचे हुए कोई भी काम करना, बिना फोरथॉट रखे कोई भी काम करना, समझे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हमेशा अपने आप को हीन भावना रखते हैं दिमाग में। सुपीरियरिटी मतलब हमेशा अपने आप को ऊपर बताना है, मैं तेरे से ज़्यादा तेज हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। इन्फीरियरिटी का मतलब हमेशा हीन भावना। हमेशा डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, आसानी से इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है उनमें, उनको कुछ भी याद करने में दिक्कत होती है, याद रखने में दिक्कत होती है, समझे। मूड हमेशा उनका उखड़ता रहता है, कभी तुरंत ही बात बात पे मूड बदलता रहता है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है, सब बड़ों में है, समझे। एडीएचडी के कारण क्या हो सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण कारण एडीएचडी का क्या है? गर्भावस्था के समय अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, अगर उसमें से कोई क्रोमोसोम में डिफॉल्ट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो बच्चे का मानसिक विकास धीरे हो सकता है, जिसके कारण एडीएचडी या और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, समझे। या फिर जन्म लेते समय कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हो सकता है ना। मान लो जन्म लिया बच्चे ने और कुछ देर तक उसको सांस नहीं आया, उसको आर्टिफिशियल सांस देना पड़ा, तो तकलीफ हो सकती है ना। और जन्म के बाद जब वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको अच्छी खुराक नहीं मिलती है, बार बार बीमार होता है, संतुलित आहार नहीं मिलता, उसका दिमागी विकास धीरे हो सकता है कि सिर पर चोट लग गई हो, कहीं कोई हिस्सा डैमेज हो गया हो तो दिमाग का विकास धीरे हो सकता है, कोई ट्यूमर बन गया हो दिमाग में तो विकास धीरे हो सकता है। और उस कंडीशन में सिर्फ एडीएचडी ही नहीं और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, समझे। तो देखो लिखा है, क्या क्या लिखा है? हेरिडिटी के कारण, यानी कि वंशानुगत हो सकता है, माँ बाप या दादा दादी नाना नानी में किसी में से किसी को रहा हो तो वो आपको हेरिडिटी में प्राप्त हो सकता है। जन्म से समय से पहले जन्म हो गया हो तो हो सकता है, 7 महीने में ही जन्म हो गया हो, 8 महीने में ही हो गया हो तो हो सकता है। ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो, कोई दिक्कत हो तो हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत बहुत ज़्यादा कम रहा हो तो हो सकता है। अल्कोहल और ड्रग्स का अधिक सेवन करता है कोई तो हो सकता है। किसी जहरीले पदार्थ से संपर्क हो गया हो तो हो सकता है। ये जैसे लेड, देखो पहले लेड युक्त पेट्रोल होता था हर पेट्रोलियम पे, और फिर इसकी परेशानियों से जब सभी अवगत हुए तो धीरे 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 लेड युक्त पेट्रोल बंद हो गया, क्योंकि पहले जो इंजन आता था BS2 इंजन आता था, उसमें लेड डाल करके पेट्रोल यूज़ होता था। क्यों? क्योंकि इंजन चोक ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए इसलिए। लेकिन वो इंजन बढ़िया होते गए और वो लेड युक्त पेट्रोल ख़त्म हो गया। काफ़ी दिक्कतें आती थी उससे, क्योंकि वो सांस में जाता था और बहुत दिक्कतें होती थी लोगों को।
सिर्फ हॉलीवुड मूवी में ही होता है कि किसी मकड़ी के काटने से या किसी जहर के टैंकर में, किसी केमिकल के टैंकर में गिर गए और बाहर निकले तो उसमें उसमें जादुई ताकतें आ गई, सुपर ह्यूमन बन गया। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। असलियत में तो मरेगा ही मरेगा, और या फिर दिमागी रूप से पागल हो जाएगा। समझे? अगला, व्हाट इज लेसरेशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। लेसरेशन, देखो ये सॉफ्ट टिश्यू की चोट है। लेसरेशन और इंसीजन, ये दो टर्म है। जब किसी धारदार चीज से कट मार दो, चीर दो, दैट इज इंसीजन। और लेसरेशन का मतलब है किसी डंडे से, हॉकी से, किसी रॉड से या किसी टक्कर के कारण ऐसी चोट लगी हो कि उस जगह का मांस फट के लटक गया हो, तो उसे हम कहेंगे लेसरेशन। और लेसरेशन अगर हो जाता है, देखो ये देखिए कैसे, जोरदार प्रहार के कारण मांस फट के अलग होगा। अब लेसरेशन हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई लेसरेशन ज़्यादा डीप टिश्यू में हुआ है, हल्की चमड़ी में हल्का फटा है, या बहुत गहराई में फटा है, कितना फटा, उसके हिसाब से फिर हम इसे मैनेज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज लेसरेशन एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं लेसरेशन को, तो आपको देखना पड़ेगा जल्द से जल्द ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करिए। अब ब्लीडिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर दबाव बनाइए, बर्फ से दबाव बनाइए या ठंडा कोई आइस पैक लेके दबाव बनाइए, किसी चीज़ से प्रेशर डालिए ताकि ब्लीडिंग कम हो। और या फिर उस पर रुई और पट्टी डाल सकते हैं। रुई कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए, उसके रेशे फंस जाते हैं। रुई लीजिए और वो जो पट्टी होती है डॉक्टर के पास जैसे पट्टी करते हैं वो, उस पट्टी के ऊपर रुई रखिए और ऐसे करके उसको लपेट करके एक दो तह बनाइए, तब उसको रख के तब पट्टी से बांधिए ताकि वो रुई के रेशे ना फंसे घाव में। समझे? ये और अगर ब्लीडिंग बंद हो गई है तो फिर फटाफट उसको कोशिश करिए, उसको धोइए किसी एंटी, मतलब सबसे पहले तो आप यही करिए कि उसको धोइए फटाफट, ठीक है। और अगर आपको दिख रहा है कि बहुत तगड़ा मतलब तगड़ा फट गया और ब्लीडिंग बहुत तेज हो जा रही है तो फिर धोने के चक्कर मत रहिए, पहले कोशिश करिए कि उसका खून, उससे खून रोका जाए जितनी जल्दी हो सके। तो खून रोकने के लिए वही दबाव डालिए, या तो आइस से डालिए, ठंडे पैक से डालिए किसी चीज़ से, या फिर कोई कपड़ा मोटा रख करके और तब दबाव डालिए, है ना। और अगर ज़्यादा गहरा कट है तो फटाफट स्टिचेस लगवाने के लिए भागिए, जहाँ पॉसिबल हो सके डॉक्टर के पास पहुँचिए, स्टिचेस लगवाइए। अगला क्या है, लिस्ट डाउन एनी टू स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एसेसिबल फॉर CWSN। CWSN के लिए फिजिकल एक्टिविटीज क्या करेंगे आप बताइए। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड है, जो दिव्यांग है, मानसिक तौर पर वो उनको तकलीफ है, या फिर शारीरिक तौर पर कोई आंखों से दिव्यांग है, कान से दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, या हाथों से दिव्यांग है, पैरों से है, चल नहीं सकता है, उसको उसी के हिसाब से हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डालते हैं। क्या ध्यान रखते हैं, उसकी योग्यता क्या है ध्यान रखते हैं। अभी अगर वो पैरों से दिव्यांग है तो उसको, उसके हाथों में ज़्यादा ताकत है, या फिर वो देख सकता है, चल सकता है, मतलब चल नहीं सकता पैरों से दिक्कत है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ को करना पसंद करेगा जिसमें हाथ का उपयोग होता हो। तो आप पहले उसकी एबिलिटीज़ देखिए, फिर उसका इंटरेस्ट देखिए, उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में आता है। आप देखते हो ना, कोई मान लो हट्टा कट्टा तगड़ा है तो उसको वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या फिर रस्सा खींच में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे गेम में अगर आप उसे डालेंगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा, वो उसमें अपना पूरा 100% दे के काम करेगा, है ना। और उसको किसी दूसरे ऐसे गेम में डाल दीजिए जहाँ उसकी काबिलियत का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, उसकी एबिलिटी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उसको दिक्कत होगी और वो फिर उस काम को करना नहीं चाहेगा। तो पहले एबिलिटी देखिए क्या है, फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको फिजिकल एक्टिविटी में उतारिए। मेडिकल चेकअप कर लीजिए, पहले ही चेक कर लीजिए कि भाई इसको किस तरीके की दिक्कत है, और उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी में उतारिए। पता चला आपने मेडिकल चेकअप लिया नहीं और फिजिकल एक्टिविटी में उतार दिया और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके प्री एक्सपीरियंसेस क्या हैं देख लीजिए, पहले कभी उसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में अगर उतारा गया है और उसके मतलब डरावने उसके उसकी यादें हैं उसके लिए, या अच्छी यादें हैं, क्या हैं वो देखिए। अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी में उसकी यादें अच्छी हैं तो फिर आप देखेंगे कि भाई इसको ये इसमें इंटरेस्ट आता है तो वो उस काम को करना चाहेगा और अच्छे से। अगर उसकी यादें मतलब डरावनी हैं तो आप पहले उसका ब्रेन वॉश करिए, उसको मेंटली उसको समझाइए, मेंटली सपोर्ट करिए, और उसके बाद फिर उसको फिजिकल एक्टिविटी में उतारिए, है ना। इक्विपमेंट्स ऐसे प्रयोग करिए जो कि उनके लिए एसेसिबल हों, हल्के हों, चमकीले हों, अलग शेप और साइज़ के हों, अच्छा लगे, जो उनका इंटरेस्ट बनाए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दीजिए, ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए
जिसमें उनको खेलने में, फिजिकल एक्टिविटी करने में सहूलियत हो, डर ना लगे, अपनापन सा महसूस करें। समझे? जैसे वो, अरे वो मूवी है अमिताभ बच्चन की, कोहराम। हाँ कोहराम, नाना पाटेकर भी है उसमें। तो अमिताभ बच्चन कैसे, वो जाता है, वो एक डेयरी वाला होता है विलन, लंगड़ा। तो उसको मारने के लिए अमिताभ बच्चन भी कहता है मैं भी एक पैर से ही लड़ूंगा तुझे। वो एक पैर मोड़ कर और गमछे से बांध लेता है। तो उसको उसकी कंपनी देने की कोशिश करता है वो, कि भाई तेरी तरह ही होके लड़ूंगा मैं। तो ऐसा एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट CWSN बच्चे के लिए क्रिएट कर दीजिए जो उसे लगे कि अपनापन सा महसूस हो रहा है। ध्यान रखिए भाई, किसी को फोबिया है, ऊंची जगह जाने से डर लगता है, आप ऐसे किसी बच्चे को ऊंची जगह पे मत खिलाइए, हो सकता है डर के कारण उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए। किसी को अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरी जगहों पे मत खिलाइए उसे, और ऐसी जगह खिलाइए जहाँ पर अंधेरा जल्दी होने की संभावना ना हो। ऐसे कमरों में मत रखिए जहाँ अचानक से लाइट जाए और फिर बहुत अंधेरा हो जाए और बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो मतलब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट रखिए, उसके बारे में जान लीजिए ताकि उसको अच्छा लगे। रूल्स को मॉडिफाई करिए, उनके हिसाब से रूल्स में बदलाव कर दीजिए। भाई क्या दिक्कत है भाई, गली में कैसे क्रिकेट खेलते हैं, रूल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको पता है कि उधर चली गई बाउंड्री के पार लाने में दिक्कत होगी, कौन जाएगा कूद के लाने, या उधर देगा नहीं वो चचा बहुत खड़ूस है, आप क्या कहते हैं, भैया उधर गेंद मार दी तो आउट है, तो रूल्स मॉडिफाई कर लेते हैं। टीम में खिलाड़ी कम होते हैं तो कैसे रूल्स मॉडिफाई कर लेते हैं, भाई वन टिप पड़ेगी, कैच होगी, आउट है, तो मॉडिफाई कर लेते हैं ना रूल्स। ऐसे ही उनके लिए भी मॉडिफाई कर लेने चाहिए। आसान से कठिन की तरफ ले जाना चाहिए, ये तो हमें भी करना चाहिए, तो CWSN की तो है ही नीड। और ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ डालने चाहिए जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ हो, और एक्स्ट्रा केयर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगला, लिस्ट डाउन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के किसी 4 टेक्निक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करिए। मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपको मोटिवेट करना है तो क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। पहला, गोल सेटिंग। गोल सेट कर दीजिए भाई अगले का, वो देख तेरा ये टारगेट है, तुझे ये पाना ही पाना है हर हाल में, और उसको ब्रेन वॉश कर दीजिए, माइंड में डाल दीजिए कि नहीं भाई तेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इस काम को करेगा। कोई स्पेसिफिक गोल डाल दीजिए। कैसे ब्रदर्स मूवी में उसका स्पेसिफिक गोल होता है कि नहीं मुझे ये जीतना है, ये मुझे 15 लाख की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे जीतना ही जीतना है। तो एक स्पेसिफिक गोल डाल दीजिए कि नहीं तुम्हें ये करके नौकरी पानी ही पानी है। स्पेसिफिक गोल सेट कर दीजिए, मोटिवेट रहेगा वो। ठीक है। दूसरा, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब कभी उसको या तो प्राइज दीजिए या पनिशमेंट दीजिए, मतलब रिवार्ड से पनिशमेंट से, ये मेंटल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं आप उसको, उसको पॉजिटिव बात बताइए, अच्छी अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में डालिए, है ना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है भाई। अम, अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो उसको आप पनिश करेंगे, और अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो उसको पॉजिटिव एनफोर्समेंट देंगे, नेगेटिव में उसको पनिश करेंगे ताकि आगे से वो उस काम को ना करे। या डांटेंगे। पनिशमेंट का मतलब फिजिकल पनिशमेंट से ही नहीं होता, मेंटल पनिशमेंट भी हो सकता है, डांट भी सकते हैं, या ऐसी किसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिए ताकि वो समझ जाए कि नहीं भाई मैंने काम गलत करा था। रीइंफोर्समेंट है ना, पॉजिटिव में आप उसको रिवॉर्ड दे दीजिए, अच्छा कर रहा है तो चल भाई तू अगर इस रेस को जीतेगा तो तुझे किट प्रोवाइड करेंगे, तुझे जूते प्रोवाइड की जाएगी, या उसकी फ़ीस भर दीजिए, उसके जाने आने का किराया दे दीजिए, उसको दावत दे दीजिए। रीइंफोर्समेंट तो कई तरीक़ों से हो सकती है ना। तो ये मोटिवेशन का एक बढ़िया तरीका है। नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की नॉलेज उसको देते रहिए टाइम टू टाइम। तू देख भाई तू ऐसा कर रहा है, वीडियो बना करके, ऑडियो सुना करके, है ना, उसको प्रोग्रेस की नॉलेज देते रहिए, भाई तू इतना बेहतर कर रहा है। देखिए खिलाड़ी खुद भी करते हैं ना भाई, अपनी टाइमिंग मैच करते हैं 100 मीटर की रेस वाले, या देखते हैं ना कि भाई आज मैंने कितने समय में पार किया, आज मैंने कितने समय में पार किया। मैं ही मान लीजिए सपोज करिए पंचिंग कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा ना भाई पहले 1 मिनट में 100 मार रहा था मैं,
तो ट्रेनिंग कर ली मैंने, महीना 2 महीने ट्रेनिंग हो गई, देख रहा हूँ ना मैं भाई, हर दिन देखता है वैसे कि आज मैंने 1 मिनट में कितने मारे, आज मैंने 1 मिनट में कितने मारे, आज मैंने 110 कर दिए, अब मैंने 112 कर दिए, 115 कर दिए। तो क्या है ये? नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस है, मिलते रहना चाहिए, ये भी मोटिवेशनल फोर्स होता है। रिवॉर्ड्स बता दिया मैंने, रीइंफोर्समेंट में ही आ गया, रिवॉर्ड दीजिए ताकि उसको मोटिवेशन रहे, उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहे। जॉब्स, अगर नौकरी मिल जाती है तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, फिर व्यक्ति सोचता है कि चल मैं तो सिक्योर हो गया, अब मैं और मेहनत करूँगा और इससे आगे जाऊँगा, टेंशन तो है ही नहीं, ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। सोशल अवार्ड, मतलब नाम मिले उसे, नाम मिले, पैसा मिले, रुतबा मिले। देखो कैसे मिलता है सोशल अवार्ड, जो बढ़िया खिलाड़ी होते हैं उनको क्या है, खेल रत्न मिल रहा है, जिसको अब ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा है, अर्जुन अवार्ड मिलता है, पद्म श्री है, पद्म जैसे फौजी हैं कैसे मिलता है उनको, वीर चक्र, परमवीर चक्र मिलता है ना, भारत रत्न मिल रहा है नागरिकों को, कैसे पद्म श्री मिला, अभी कितने सारे लोगों को मिला है। तो ये सभी क्या है, मोटिवेशन, मोटिवेशन का बढ़िया टूल है ये। पॉजिटिव टॉक करते रहिए, अच्छी अच्छी बातें बताते रहिए, उसको उसको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहिए, है ना। और बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए, अगर कोई खिलाड़ी की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी। अब देखो सपोज करो मैं हूँ, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और मुझे अगर बड़ा बोर्ड मिल जाए, डिजिटल बोर्ड, मोटिवेशन होगा ना, बहुत बेहतरीन कैमरा मिल जाए, मोटिवेशन होगा ना। तो बढ़िया इक्विपमेंट्स मिलें, पॉजिटिव एटीट्यूड रहे और अच्छा एनवायरनमेंट रहे, शांत, बिना तनाव के, बिना झगड़े के, बिल्कुल बढ़िया। तो वो भी एक बढ़िया उसका काम करता है मोटिवेशन का। और मास मीडिया का तो बढ़िया रोल होता ही है, मीडिया में आ गए तो नाम हो गया, छा गए। कैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया, मीडिया में आ गया, कितने लोगों का, कितने बालकों का रोल मॉडल बन गया वो, भाई अब लोग करना चाहते हैं, है ना। रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स, एक मैच हो रहा है स्टेडियम में, जितनी भीड़ रहेगी ना देखने वालों की, उतना ज़्यादा मनोबल बना रहता है खिलाड़ियों का। तो ये सभी क्या है, मोटिवेशन के टूल्स हैं, किसी टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है, एक्सप्लेन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद इट्स सिम्टम्स। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, मानसिक अयोग्यता, उसकी कुछ सिम्टम्स के साथ। तो देखो मानसिक अयोग्यता बताया मैंने, मानसिक अयोग्यता क्या होती है, जब किसी को सोचने में, देखो जब किसी को सोचने में, समझने में, बोलने में, याद करने में, किसी चीज को याद रखने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो, पागलपन हो, समझ रहे हो, भ्रम हो, इन सब चीजों की परेशानी हो तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। समझे, याद करने में एक दिक्कत हो, रीजनिंग पावर खराब हो, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके, मेमोरी डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब याद करने में दिक्कत हो सकती है। हाइपर एक्टिविटी यानी कि चंचलता, किसी चीज में मन ही ना लगे, पढ़ा है मैंने भी ऊपर। डिसलेक्सिया मतलब नंबरों को समझने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत हो, जैसे कि तारे जमीन में बच्चे को था, है ना, याद नहीं होता था, उस पर लिखने पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन ड्राइंग में अच्छा था। बाद में पता चला कि भाई ये तो लिखता है लेकिन उल्टा उल्टा लिखता है, फिर उस पर स्पेशल फोकस किया और उसको फिर धीरे 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 अच्छा बना दिया, है ना। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के कारण क्या है बता चुका हूं मैं आपको, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के कारण क्या है अभी बताया ऊपर मैंने, सारा कुछ वही है। मतलब जन्म से हो सकता है, जन्म के दौरान हो सकता है, हेरिडिटी के कारण हो सकता है, चोट लगने के कारण हो सकता है, दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया उसके कारण हो सकता है, कोई हिस्सा डैमेज हो गया उसके कारण हो सकता है, ये सभी चीज़ें हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के कारण। अगला क्या है, क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को समझाने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। देखिए स्पोर्ट्स इंजरीज मेनली 2 टाइप का होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया है, बोन और जॉइंट में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब जो मांस में और चमड़ी में होता है, जैसे कि कॉन्ट्यूजन, चोट लगने पे गूमड़ हो गया, नील पड़ गया वहाँ, है ना, टोला निकल गया, टोला, या फिर मोच आ गया, स्प्रेन हो गया, लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट डैमेज हो गया, टेंडन में दिक्कत आ गई, या फिर रगड़ गए हैं, छिल गया है, इंसीजन यानी चीरा लग गया है, लेसरेशन यानी कि मांस फट गया, ये सभी चीज़ें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है। हार्ड टिश्यू इंजरी में मतलब हड्डी की इंजरी, हड्डी टूट गई है, बाल आ गया है, हड्डी के कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, हड्डी टूट के मांस फाड़ के बाहर आ गई है, हड्डी ऐंठ के टूट गई है, कई तरीकों से होता है, तो ये सभी बोन इंजरीज में आता है।
और जॉइंट इंजरी में क्या है, जॉइंट डिसलोकेट हो गया, कंधा उतर गया, कोहनी उतर गई, ये उतर गया, हिप उतर गया, जॉइंट एक दूसरे जगह से डिसलोकेट हो गया। तो ये सभी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज में है। अगला, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन्स यूज फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। अस्थमा को रोकने में उपयोग होने वाले आसन देखिए कौन कौन से आसन है। सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, ये सभी देखो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये गोमुखासन है, अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है। पश्चिमोत्तानासन है, देखिए ऐसे करते हैं, अस्थमा के लिए बेनिफिशियल है। मत्स्यासन बेनिफिशियल है। पर्वतासन देखिए सूर्य नमस्कार में खूब होता है, ये बेनिफिशियल है। भुजंगासन देखिए सांप की तरह कोबरा पोज, बेनिफिशियल है अस्थमा में। सुखासन देखो दोनों पैर ऐसे कर लो, पद्मासन एक पैर ऐसे रखो, एक नॉर्मल रखो, सुखासन। तो ये सभी बेनिफिशियल हैं अस्थमा के रोकने के लिए। अगला क्या है, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? देखो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड मेरा फेवरेट है। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड स्वीडिश मेथड होता है, स्वीडन में पहले प्रयोग किया जाता था। इसको स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। गोस्टा होमर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रनर प्रयोग करते हैं एंडोरेंस के लिए। स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है इसमें, पर स्पेशली एंडोरेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स इसको प्रयोग करते हैं। जैसे क्रॉस कंट्री वाले, महिला का 8 किलोमीटर, पुरुषों का 10-12 था पहले 10 किलोमीटर, और हाफ मैराथन वाले, फुल मैराथन वाले 5 किलोमीटर वाले, मतलब बढ़िया मेथड होता है। क्या है इसमें, जैसे दौड़ते बीच में हॉपिंग भी करने लगे, उछलने भी लगे, बीच में दौड़ते कोई गड्ढा आ गया तो कूद भी गए, मतलब थोड़ा सा उसको कूद के पार कर लिया, थोड़ी ऊंची जगह आ गई उसको कूद के पार कर लिया, बीच में रोलिंग कर ली, बीच में कोई छोटा सा ऐसे बैरिकेड लगा हुआ है उसके नीचे से सरक के चले गए, अलग अलग चीज़ इसमें डाल लेते हैं, बीच में फ्रॉग जंप डाल लिया। तो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के लिए क्या है, पहाड़ी इलाके पे करना पसंद कर लेते हैं, या फिर नदी के आसपास का जो एरिया जहाँ रेत भरा होता है उस पर कर लेते हैं, जंगल में या फिर कीचड़ में या फिर रेतीली भूमि में, या फिर जो खेत है जुता हुआ खेत, हिमा दास बहुत प्रैक्टिस करती थी जुते हुए खेत पे। तो इन सब जगहों पे फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ें इसमें घुसा के उपयोग की जाती हैं, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज, ठीक है ना, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, अलग अलग इंटरवल्स पे। समझे इसकी क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं इसका। ये ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी किया जा सकता है, मतलब जब एक एथलीट पीक पोजीशन में ट्रेनिंग नहीं कर रहा है उस समय भी इस ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग कर सकता है। इसके साइकोलॉजिकल एडवांटेज होते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें बदल बदल के की जाती हैं, तो ये मानसिक तौर पे कम थकने देता है ना। और ये क्रॉस कंट्री एंडोरेंस वाले, मतलब ज़्यादा लंबे एंडोरेंस प्लेयर्स इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, इसलिए बैलेंस बनाने में बहुत मददगार होता है। ये फार्टलेग ट्रेनिंग का है। फिर क्या है अगला, एक्सप्लेन एनी 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी। बिग 5 थ्योरी के 3 पर्सनैलिटी टाइप्स। देखो पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं बिग 5 थ्योरी के, देखो लो स्कोर वाला, हाई स्कोर वाला। अब इसके लक्षण क्या है, देखो ओशियन, OCEAN, ओशियन क्या है, ओपेननेस, मतलब कितना खुला है वो व्यक्ति। लो स्कोर वाला ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, रूटीन प्रेफर करता है, समझे। हाई स्कोर वाला ज़्यादा क्यूरियस होता है, दिमाग में उसकी इमेजिनेशन ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में वो नॉलेज रखता है, इंडिपेंडेंट होता है। सी से कॉन्सियंटियसनेस, मतलब क्या है, कितनी उसकी कॉम्पिटेंसी है, मतलब देखो ये लो स्कोर वाले जो होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, मतलब बिना आगे का सोचे हुए काम करने वाले, केयरलेस, डिसऑर्गेनाइज्ड। लेकिन हाई स्कोर वाले क्या है, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, उनका अपना लक्ष्य होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। फिर ई से एक्सट्रोवर्जन, मतलब कितने खुले मिजाज के होते हैं। तो देखो लो स्कोर वाले जो होते हैं शांत रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अलग थलग। और जो हाई स्कोर वाले होते हैं वो घूमना पसंद करते हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं। फिर एग्रीएबलनेस, कितनी सहमति रखते हैं। तो देखो लो स्कोर वाले क्रिटिकल होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते, शकी मिजाज के होते हैं। लेकिन हाई स्कोर वाले जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं, एम्पैथेटिक, मतलब दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। न्यूरोटिसिज्म, मतलब
मानसिक स्थिति क्या रहती है उनकी? जो लो स्कोर वाले शांत रहते हैं, इवन टेम्पर्ड मतलब उनका मिजाज हमेशा एक जैसा रहता है, सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को। हाई स्कोर वाले एनेक्सियस रहते हैं, मतलब कभी गुस्सा भी हो जाएंगे, टेम्पर भी लूज करेंगे, कभी दुखी भी होंगे, नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे उनके माइंड में, पॉजिटिव भी आएंगे, खुश भी रहेंगे, तो उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। ठीक है, अगला क्या है, डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करिए जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दो चीजें हैं, वैसे तो दोनों मिली हैं, एक दूसरे के बगैर कुछ अस्तित्व नहीं इनका। लेकिन फिजियोलॉजिकल का मतलब कि शरीर के काम करने के आधार पर बताइए कि स्पीड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। देखिए, स्पीड डिटरमाइन करता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर। शरीर में दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है, इसका बदलाव नहीं कर सकते आप, ट्रेनिंग करके इसमें बदलाव नहीं कर सकते, समझे? जिसके अंदर ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली। बॉडी फैट, इसमें बदलाव कर सकते हैं। ज़्यादा बॉडी फैट मतलब कम स्पीड, तो बॉडी फैट घटाइए स्पीड बढ़ाइए, तो लोग मेहनत करते हैं, बॉडी फैट घटाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं अपनी। एनारोबिक कैपेसिटी मतलब कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपका शरीर कितना बेहतर काम कर सकता है, कितनी तेजी से काम कर सकता है बिना थके, ये आपकी एनारोबिक कैपेसिटी है। तो जिसकी एनारोबिक कैपेसिटी बढ़िया, उसकी स्पीड बढ़िया, समझे? न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, जिसका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स अच्छा है, दिमाग के सोचते ही शरीर के अंग काम करने को तैयार रहते हैं, उसकी स्पीड बढ़िया होगी। देखो ना, 100 मीटर स्टार्ट में गोली फायर हुई और सुनते ही जिसने तुरंत एकदम निकल दिया वो जीत जाता है रेस, बेनिफिशियल रहता है उसके लिए, है ना? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, दिमाग से कानों में आवाज गई और निकल लिया वो, तो ये डिसाइड करता है कि स्पीड क्या होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, जितनी ज़्यादा बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही अच्छी स्पीड, ठीक है ना? क्योंकि मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, स्पीड बढ़िया होगी। अगला ही क्वेश्चन आ गया, देखो, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपके जॉइंट्स में कितना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन होता है। अब देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो जैकेट दबा हुआ है मेरा, तो उसकी वजह से इससे ज़्यादा हाथ नहीं जा पा रहा, तो रेंज ऑफ मोशन रुक रहा है इस जगह पे, है ना? जब बहुत हैवी जिम करने वाले होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, उनका रेंज ऑफ मोशन ऐसी होता है, हाथ वाथ पीछे नहीं ले पाते, खुजा नहीं पाते। खुजाने का मजा तो उसी को जानो जिसे खुजली हो। तो रेंज ऑफ मोशन जितना ज़्यादा बढ़िया, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है तो चोट कम लगती है, इंजरी कम होती है, अच्छा रहता है, समझे? तो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के तरीके क्या हैं? पहला, बलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बलिस्टिक मतलब झटका देके, ये जल्दी स्ट्रेचिंग करा देता है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस, रिस्की रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब जैसे मैं ऐसे हाथ करके स्ट्रेच कर रहा हूँ और रोक के रखता हूँ थोड़ी देर, जहाँ दर्द हो रहा है उस पोजीशन पे रोक रहा हूँ, तो ये एक तरीका है मतलब स्ट्रेचिंग का। लेकिन इसी में अगर ऐसे झटका दे दे के करूँ तो ये बलिस्टिक स्ट्रेचिंग है, जल्दी हो जाएगा लेकिन रिस्की है। अगला है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब वही मैंने बताया, स्ट्रेच करके थोड़ी देर रोक के रखा अपने आप को, फिर जहाँ थोड़ा सा बढ़ाया, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ तक, फिर रोक के रखा, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर रोक के रखा, 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक, या 5-5 मिनट तक, ऐसे करके 5-7 बार किया। ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड है। पैसिव स्ट्रेचिंग मेथड क्या होता है? पैसिव स्ट्रेचिंग में पार्टनर की मदद से किया जाता है, एक्टिव बिना पार्टनर के। ये स्टैटिक को हम एक्टिव भी बोलते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होना। और पैसिव स्ट्रेचिंग मेथड मतलब पार्टनर के सहयोग से, मतलब मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, मेरे पार्टनर ने मेरा हाथ पकड़ के पीछे की तरफ होल्ड करके रखा, जहाँ पर मुझे पेन हो रहा है उस जगह पे थोड़ा होल्ड करके रखेगा और धीरे धीरे बढ़ाएगा, उसको मदद करेगा मेरी, तो ये पैसिव स्ट्रेचिंग है। और है PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल। ये भी पार्टनर की मदद से होता है। इसमें दिमाग को और मांसपेशी को उत्तेजित करते हैं, वार्म अप करके हीट करते हैं। देखो, वार्म अप तो सब में करते हैं, कोई भी स्ट्रेचिंग मेथड बिना वार्म अप के मत करना वरना नुकसान ही होगा। पर इसमें क्या होता है, दिमाग और शरीर को एक साथ उत्तेजित करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करते करते शरीर अगर ठंडा हो गया तो फिर उसको वार्म करके उत्तेजित करेंगे, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे। करता है पार्टनर की, होता पार्टनर की मदद से। ये भी देखो क्या है, आपको स्ट्रेचिंग की पोजीशन में ले जाओ,
पार्टनर आपको स्ट्रेच की पोजीशन में ले जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा करेगा, जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ तक होल्ड करके रखेगा, ठीक है ना। और फिर ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, अगर आपका शरीर विरोध कर रहा है तो भी वो उसको रोकेगा और करने की कोशिश करेगा। और 6 मतलब 10 सेकंड तक रखेगा, फिर उसके बाद ढीला कर देगा, फिर करेगा, ऐसा 8-10 बार करेगा। इसमें तो 4-5 ही लिखा है, पर मैं तो ज़्यादा बार, जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ये PNF में आता है। अगला है ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासन अलॉन्ग विद इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड ड्रॉ स्टिक डायग्राम। स्टिक मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे करके आदमी को लिटा दिया और ऐसे करके, और उसके पैर मोड़ दिए और ऐसे दोनों हाथ लेके ऐसे बांध दिए, ऐसे करके स्टिक डायग्राम बनाया जाता है। और मैं इतना डायग्राम बनाने में अच्छा नहीं हूँ, पर फिर भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। पवन मुक्तासन पहले आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया जाता है। ये देखिए, हाफ पवन मुक्तासन में एक पैर करते हैं, और जो पूर्ण पवन मुक्तासन होता है इसमें दोनों पैर से ऐसे करते हैं। देखिए, फर्श पे लेट जाइए और पैर अपना उठाइए, दोनों हाथों से पैरों को दबाते हुए। इससे क्या होता है, पेट दबता है, तो पेट दबने से गैस बाहर निकल जाती है। तो पवन मुक्तासन गैस मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्तासन करते समय कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होता है, देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को चिपकाइए और गहरी सांस लीजिए। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए पैरों को 90 डिग्री पे उठाइए और पूरी सांस छोड़ दीजिए। और उसके बाद अब दोबारा इनहेल करिए, दोनों घुटनों को अपने छाती पे चिपकाइए और दोनों हाथों से पकड़ के उसको पेट तक दबाइए और कुछ देर तक ऐसे ही रहिए, कुछ सांस लीजिए, ठीक है ना। और मतलब धीरे धीरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इस दौरान आपके शरीर से गैस निकल जाएगी, समझे। यही पूरा एक्सप्लेन कर रखा है 9-10 स्टेप में। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ध्यान रखना है। जिसको सीवियर माइग्रेन है उसको नहीं करना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना, मतलब जिसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है उसको नहीं करना, जिसको अस्थमा उसको नहीं करना, जिसको स्लिप डिस्क है उसको नहीं करना, समझे। जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है उसको नहीं करना। और लड़कियों को, महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं करना, और करना है तो किसी की सलाह लेनी है, गाइडेंस लेनी है। और अब अपना स्टिक डायग्राम बना लेंगे। तो ये सब कुछ था CBSE का सैम्पल पेपर। पिछली बार भी MCQ वाला आया था, मुझे बनाना था, पर पता नहीं मोटिवेशन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं काफ़ी समय तक आया नहीं, मन नहीं करता था। बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने के चक्कर में बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैं नहीं करता था। पर चलो, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, करना चाहिए, नॉलेज को पहुँचाना चाहिए सब तक। क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी खराबी यही है कि वो अगर अंदर सिमट के रह जाए तो वो बर्बाद है। ज्ञान तभी सक्सेसफुल है जब वो दूसरों तक पहुँचे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं क्लासेस भी लूँगा 6 to 12 जो जो मुझे आता है सब पढ़ाऊँगा मैं। अगर किसी को जुड़ के पढ़ना है तो टेलीग्राम पे जुड़ के पढ़ सकता है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगा मैं। ज्ञान जितना ज़्यादा सब तक पहुँचे उतना ही अच्छा है। शिक्षित समाज, तरक्की वाला समाज। जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद। मांसपेशियों में आ सकते हैं, ऐसे किसी 4 चेंजेस के बारे में आपको बताना है।